तो बच्चों कुछ क्वेश्चन 2020 के बाकी रह गए थे, 2-3 क्वेश्चन, उस पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है स्क्रीन पर कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो ये 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। यद्यपि ये इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, बेसिकली इंडियन पॉलिटी का भी है, लेकिन हिस्ट्री में तो सारी चीजें हैं, तो थोड़ी बहुत हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि जब हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद विभिन्न समस्याएं आप जानते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन हुआ, रियासतों का विलयकरण हुआ, विभिन्न राज्य बने। इस क्रम में राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, तो एक भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की अगर आप बात करो तो गांधी ने 1920 में ही जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसके पहले जब संगठनात्मक विस्तार की बात की गई तो उन्होंने भाषा के आधार पर प्रांत के गठन की बात की गई थी। ये बातें यूं ही चलती रही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। बाद में प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धर आयोग बनाया कि आप बताओ कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करना युक्ति संगत है कि नहीं। तो एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, प्रांतों के जो है गठन का आधार सिर्फ भाषा नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर होने चाहिए। लेकिन इस दौरान होता यह है बेटा कि तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर के श्री रामल्लू नामक एक व्यक्ति इतना अनशन किए कि अंत में अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, श्री रामल्लू। और जैसे इनकी मृत्यु हुई, चूंकि वो मांग कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश का गठन होना चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर, इनकी मांग को चूंकि एसके धर आयोग रिजेक्ट कर चुका था एक तरह से इनडायरेक्टली, लेकिन श्री रामल्लू की जब मृत्यु हो गई तो पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषा के आधार पर कर दिया। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य बन गया। और उसके मूल में यह थी क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई अनशन के दौरान, और यह हुआ कि कहीं तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंदोलन न शुरू हो जाए, मार काट न शुरू हो जाए। अभी अभी आजादी मिली है, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र है, तमाम विघटनकारी शक्तियां हैं, इसलिए नेहरू ने थोड़ी सी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कि आंदोलन को शांत करना है, इसलिए आंध्र प्रदेश का गठन तो हो गया। लेकिन बाद में 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। ये डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में था। इसमें 2 सदस्य थे, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इन लोगों ने विचार विमर्श किया। बाद में एक कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जेबीपी कमेटी बनी। उसने भी विचार विमर्श किया और ये एक अधिनियम बना जुलाई 1956 में। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बहुत सारी बातों को शामिल किया गया कि विकास, पहचान, भाषा को उतना महत्व तो नहीं दिया गया, लेकिन भाषा भी एक फैक्टर था। लेकिन प्रशासन, विकास प्रमुख रूप से, इन सबको आधार बना करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम कानून बन गया। और इस कानून के द्वारा अंततः आरंभिक वे में 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र बने। और आज की तारीख में तो आप देखो कि लगभग 29 राज्य बन चुके हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इस तरह से भारतीय संघ में विभिन्न नए नए राज्यों का निर्माण होता रहा। और अब 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश माने गए हैं। लेकिन प्रश्न के हिसाब से आरंभिक रूप में ए विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई। यह 1971 में की गई, मिसेस गांधी जब प्रधानमंत्री थी। बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमारी
आज़ादी आई यानी हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो लगभग 562 रियासतें थी। और हमारे लौह पुरुष ने किस तरह से बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए ज्यादातर रियासतों को मिला लिया। लेकिन 1950 में जब गणतंत्र बन गया तो कुछ राज्य जो रियासतें थीं उनको, यद्यपि ब्रिटिशर्स के काल में ही ये चीजें चल रही थी कि रियासतों को उन्होंने मिला के रखा था, वो उनके लिए एक संभरण पंक्ति या सहयोगी की भूमिका में थे, ताकि जन आंदोलन या किसी भी प्रकार के इस तरह के जन विद्रोह को रोकने में इन रियासतों का इस्तेमाल किया जा सके। बट विभाजन की एक त्रासदी और उस समय की ऐसी स्थिति थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस समय या अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे इस स्थिति में थे कि कहीं से भी कोई विघटन ना हो, इसलिए इन रियासतों को हम कुछ अधिकार दे देते हैं, इनको इनके खर्च के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ इनको हम रुपए फिक्स कर देते हैं। तो लगभग 102 रियासतों को इन्होंने 1 लाख से अधिक रुपए का प्रीवी पर्स शुरू किया, और कुछ रियासतें तो ऐसी थी जिनको 10 लाख रुपया महीना भी मिलता था। बड़ी बड़ी रियासतें थी, चाहे वो जयपुर, उदयपुर, पटियाला, त्रावणकोर, ये सब जो हैदराबाद, मैसूर रियासतें थी, इनको 10 लाख रुपया मिलता था। मिसेस गांधी चूंकि सोशलिस्ट अप्रोच की थी, उनको यह लगता था कि ये भारतीय गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे प्रीवी पर्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए संसद में विधेयक लाया 1969 में। लेकिन राज्यसभा में ये एक मत से पारित नहीं हो पाया। बाद में 1971 में फिर इन्होंने प्रयास किया और 26वें संशोधन के द्वारा इन प्रीवी पर्सों को समाप्त कर दिया, और राज्य रजवाड़ों को जो एक विशेषाधिकार मिला था वो समाप्त होकर भारत को और गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी राज्य बनाने का प्रयास किया गया। इस तरह से इन प्रीवी पर्सों की समाप्ति से एक जो मोनारिकियल कैरेक्टर, कहीं न कहीं राजतंत्रीय रियासतों का राजतंत्रीय जो कैरेक्टर बना हुआ था, अस्तित्व बना हुआ था, उसको समाप्त करके उन्होंने एक इक्वालिटी की भावना को लाने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2020 का अंतिम प्रश्न है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों अगर आप देखो तो ब्रह्म समाज सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया। में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के बाद, जब राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई 1833 के आसपास, जब ये ब्रिटेन गए थे, जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था उसके पेंशन के सिलसिले में ये ब्रिटेन गए थे, तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्यावागीश को दिया गया था, विद्यावागीश को। विद्यावागीश के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर को मिला। देवेंद्रनाथ टैगोर जब पहाड़ी यात्रा पर गए तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने केशव चंद्र सेन को दे दिया। केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इवन कहा जाता है कि ब्रह्म समाज में एक मिशनरी जोश आया, मिशनरी जोश, तो वो केशव चंद्र सेन के कारण है। सभी धर्म समाज पंथ के लोग इस संगठन से जुड़ने लगे और इस तरह से ये काफी लोकप्रिय हो गए। लेकिन इन्हीं उदारवादी, क्योंकि इसमें चीनी, जापानी और ईसाई सब जुड़ते गए, इन्हीं उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज बहुत लोकप्रिय हो गया और एक मिशनरी के रूप में केशव चंद्र सेन को एक साहसिक मिशनरी के रूप में भी दर्ज किया गया। इन्होंने इंडियन मिरर जैसे पत्रों की
भी शुरुआत की थी। बट उदारवादी विचारों के कारण ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया, और इससे हुआ क्या कि ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, पहला विभाजन। और केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के साथ कुछ गड़बड़ किया, गलत किया। जैसे इन्होंने अपनी अल्प आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जबकि ब्रह्म समाज बाल विवाह, सती प्रथा और तमाम तरह की जो सामाजिक सोशल इविल्स थी उसका विरोधी था। लेकिन इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जो कि अल्पायु थी, अल्पायु में थी या अल्पायु की थी। तो इससे इनके जो अनुयायी थे वो इनके विरोध में आ गए। तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज टूट गया, और इस टूट करके एक नया ब्रह्म समाज बना, जिसको हम साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं। साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं। इसे आनंद शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस वगैरह ने इस संगठन को बनाया। शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मूल विचारों से हट गए। इससे धीरे धीरे करके ब्रह्म समाज आंदोलन समाप्त सा हो गया। लेकिन ब्रह्म समाज आंदोलन जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, वो ब्रह्म समाज के नाम से अवश्य समाप्त हो गया, लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे अन्य सामाजिक संगठन भी बने। दक्षिण भारत में साउथ इंडियन ब्रह्म समाज की स्थापना बनी। इसी से प्रेरणा लेकर के महाराष्ट्र में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ब्रह्म समाज आंदोलन सामाजिक आंदोलनों में सुधार की प्रक्रिया को एक ऐसा आधार प्रदान किया जो आगे चलकर समाज को बहुत आंदोलित किया और सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हम ब्रह्म समाज के इतिहास को देख सकते हैं। यह रहा आपका 2020 का एमपीपीसीएस प्री का पेपर। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग 2019 के भी ले लेते हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, तो 2020 के साथ साथ हम लोग 2019 के प्रश्नों को भी कुछ इसमें शामिल करते हैं। जिसे क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन, इसको देखिए आप। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है। हाँ, बिल्कुल है। मांडू में हिंडोला महल है, यह भी है, यह भी सही है। तो दोनों प्रश्न सही है। इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि ये दोनों विकल्प जो है सत्य है, यानी डी सही हो जाएगा इसमें। हिंडोला महल जो है बेटा, हिंडोला मतलब एक झूलने टाइप का जो महल होता था उसे हिंडोला महल कहते थे। वो संग शाह ने इसको बनवाया था। यहीं जहाज महल भी है, जहाज की आकृति का महल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। मांडू धार जिले में ही है। अगर आपको थोड़ा बहुत मांडू के बारे में जानकारी हो तो मांडू के बारे में कहा जाता है बेटा कि मांडू की जो विजय थी, ये दक्षिण विजय का आधार था। दक्षिण विजय का आधार था किसके काल में? अलाउद्दीन के काल में। ये बात अमीर खुसरो लिखता है। अमीर खुसरो कहता है कि मांडू जो है वो दक्षिण विजय का आधार था, यानी मांडू की जो पोजीशन थी वो इस ढंग की थी कि दक्षिण विजय के लिए एक आधार का काम कर सकती थी। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। तो ये दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कहां स्थित है? तो इसका उत्तर है भोपाल। बता दूं बेटा कि पहले ये 1954 के आसपास छिंदवाड़ा में था, बाद में इसको 65 के आसपास, 1965 के आसपास जो है
भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया है। यह संग्रहालय भारत ही नहीं बल्कि एशिया के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में शामिल है। यहाँ मानव सभ्यता के विकास से संबंधित जो भी यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अभी तक के जो भी रिसर्च हुए हैं या रिसर्च हो रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं, जो जानकारियाँ नई नई मिल रही, इन सब पर अनुसंधान करके उनको यहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कम से कम मानव सभ्यता के विकास की कहानी के लिए। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। ये सूचनात्मक ढंग के क्वेश्चन है, दिमाग में आपके होने चाहिए बेटा। जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये छतरपुर है। ये भी आपको याद ही रखना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कुछ मेले, नृत्य, इन सबको आपको दिमाग में बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये चीज, जैसे मानधाता का मेला खंडवा में है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना हो। तो मेलाओं की एक लंबी फहरिस्त है, ये धीरे धीरे बाद में अगर आप जब प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो याद हो जाएगा। इसको याद करने में कोई टेंशन मत लेना, इसको इजिली आप याद कर लेना कि अच्छा जल बिहारी का मेला छतरपुर में है, खंडवा में कौन सा मेला है, मानधाता का मेला है, तो भी दिमाग में आप रखो। इस तरह से मेले भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, इनको भी रखो। काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है, ये निमाड़ अंचल में की जाती थी और ये जो हरिजन समुदाय के लोग थे, आजकल उनको एससी कहा जाता है, अनुसूचित जाति समुदाय के लोग के अंतर्गत इनको रखा जाता है बच्चों। तो ये वहां निमाड़ अंचल में इस नृत्य को किया जाता है। इसमें काठी के कुछ पहने भी जाते हैं और कमर में एक वाद्य यंत्र भी बांधा जाता है, काठी माता की एक पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये पूरा एक आयोजन होता है। इस लोक नृत्य को मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में हरिजन समुदाय के या यस्सी समुदाय के लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस तरह से इनको हम देख सकते। अगला क्वेश्चन, बोधन दोवा किसका सेनापति था? ये बखत बली का सेनापति था। और आप देखो कि 1857 के विद्रोह के दौरान इन सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और ये लोग इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज हैं कि कैसे अंग्रेजी सत्ता के शोषण के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा। इस तरह से ये सब सेनापतियों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी आज़ादी के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने आज़ादी तो नहीं दिलाई लेकिन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विरोध करके, विद्रोह करके हमें एक प्रेरणा दी। इसलिए ये प्रासंगिक है और इनको आप दिमाग में रखो। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा या कौन से है? पद्म गुप्त का नवसाहचरित बिल्कुल ये भी है, मैरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। तो इसमें सभी यानी डी हैं। इन सभी ग्रंथों से परमार वंश के विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन यह है कि जब आप रीजनल इतिहास पढ़ते हैं, परमार वंश मालवा का ही परमार वंश था। इसी वंश के राजा भोज थे जिनकी कहानी आप अक्सर सुनते होंगे। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ भगवान शिव के मंदिर बनवाए, भोज सागर बनवाए, भोपाल नाम भी जो आज है इनके प्रेरणा से रखा गया। और इन्होंने विद्या के लिए, विद्या अध्ययन के लिए विशेष कार्य की। इनकी मृत्यु पर कहा गया कि अब लक्ष्मी चली गई, रूठ गई। इस ढंग से एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, 11वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। इस तरह से इनको हम दिमाग में रखें कि किस तरह से परमार राजवंश के इतिहास जानने के स्रोत के रूप इनको देखा जा सकता। ये तीनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण। ऋग्वैदिक पणि, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी थे। पणि शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है। पणि का काम जो था वो व्यापारी तो थे ही, लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इन्हें पणि को पशु चोर के रूप में भी दर्ज किया गया है। पशु चोर, ये पशुओं को चुराते थे। देखो बेटा क्या है कि ऋग्वैदिक जो युग था वो बेसिकली एक पशुचारण युग था। पशुचारण युग था। उद्योग धंधे कोई विकसित नहीं थे।
उद्योग धंधे कोई विकसित नहीं थे। तो इस युग में जो गाय है यही धन था प्रमुख, गाय ही प्रमुख धन था, यही दक्षिणा में, यही लेन देन में इस्तेमाल होती थी। तो इसलिए यही धन है, तो चोर भी तो पशु चोर के नाम से जाने गए। तो ये पणी वर्ग के लोग जो है व्यापार वाणिज्य करते थे। होता क्या था इसमें कि कहा जाता है कि ये पशु को चुराते थे और किसी दूसरे क्षेत्र में बेच देते थे। तो इस तरह से ये व्यापारी तो थे ही, साथ ही साथ ये पशु चोर के रूप में भी दर्ज है। इनको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ऋग्वेद में इनका बाकायदे उल्लेख मिलता है। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के थे। अवंत के राजा चंड प्रद्योत थे और ये बुद्ध के समकालीन थे, बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार से इनकी अच्छी मित्रता थी चंड प्रद्योत की, और कहा जाता है कि चंड प्रद्योत को पांडुरोग हो गया था। पांडुरोग या पीलिया हो गया था। पांडुरोग को ही पीलिया कहा जाता है। जब पीलिया हो गया बच्चों, तो इनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने आयुर्वेदाचार्य जीवक को भेजा था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था एक तरह से। जीवक के बारे में अगर आप देखें तो ये एक गणिका पुत्र था। सालावती नामक गणिका का पुत्र था। और गणिकाएं पुत्र को नहीं पालती थी, पुत्रियों को पालती थी। क्योंकि उसी से उनका आगे जो है, जो व्यवसाय है, जो धंधा है, वो चलता था। जिस्म फरोशी जिसको आप कहते हैं, वो बहुत जो है आज हेय दृष्टि से देखा जाता है, और ये हेय दृष्टि से है भी। लेकिन उस युग में तो आप देखो कि बाद में आप देखो कि कौटिल्य ने तो बाकायदे गणिकाध्यक्ष का उल्लेख किया है। एक विभाग ही था, यानी सरकार ने भी इसको अनुमति दी है। गणिकाओं को राजस्व का स्रोत था, एक महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था। तो इसके द्वारा राज्य को इनकम होती थी। यही नहीं, मौर्य काल में आप देखो कि रूपा जीवा नामक जो महिलाएं होती थी, वो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। तो सालावती एक गणिका थी, उसी के पुत्र थे जीवक। और ये इनको जब फेंक दिया गया था तो बिंबिसार के ही पुत्र ने इनको पाला और अंतिम इनको तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला में इन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, जगह जगह घूम घूम करके, और फिर ये गए और चंड प्रद्योत को पांडुरोग से ठीक किए। अवंती राज्य 600 BC के आसपास का एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। ये अपने लोहे की खानों के लिए बच्चों विशेष रूप से जाना जाता है। लोहे की खान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। उज्जैनी और महेशमती 2 राजधानियां थी इसकी। तो अवंती इस रूप में भी था। और लास्ट में आप देखते हैं कि 600 BC के आसपास ये था, लेकिन बाद में इसको शिशुनाग ने जीत लिया। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। जब बिंबिसार के वंश के में उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, यानी एक तरह से देखो आप तो उदयन की मृत्यु के बाद बिंबिसार वंश में कोई योग्य शासक नहीं रहा। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक जैसे जो शासक थे, ये आयाराम गयाराम टाइप के शासक थे। इनके अंदर कोई प्रशासनिक पावर नहीं थी। तो एक प्रकार से मगध में अराजकता फैल गई। ऐसी अराजकता की स्थिति में शिशुनाग नामक एक अमात्य यानी
अधिकारी था। अमात्य शब्द अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था प्राचीन काल में। तो अमात्य जो था वो शिशुनाग था। इस शिशुनाग से को लोगों ने कहा, उस समय के जो भी अन्य लोग थे शासन प्रशासन से संबंधित थे, तो शिशुनाग को सबसे योग्य समझे। तो शिशुनाग को उन्होंने कहा कि आप मगध के राज सिंहासन पर बैठिए। तो इसने शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसकी उपलब्धि यही है कि इसने अवंती को जीत करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जो बाद में होता है। इस तरह से ये अवंती राज्य का महत्व था। अगला प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस अभिलेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख, या इसे हम मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। मंदसौर अभिलेख, इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख, रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख है। इसको ऐसे देखो, ये बेटा बेसिकली अगर आप देखो रेशम बुनकरों की जो शैली का, ये कुमार गुप्त के समय की बात है। कुमार गुप्त जब शासक था। कुमार गुप्त कौन था? कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र था। जब इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था, तो ध्रुव देवी से ही उत्पन्न कुमार गुप्त था जो उत्तराधिकारी बना था। तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। पहले ये लाट क्षेत्र यानी गुजरात क्षेत्र में रहती थी, लेकिन बाद में आप देखिए कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, रेशम की जो निर्यात की प्रक्रिया बाधित हो गई, क्योंकि पहले रोमन साम्राज्य के लोग रेशम यहीं से लेते थे। तो रेशम की मांग घट गई, मांग घट गई। तो ये लोग जो है वहां से बिजनेस छोड़कर चले जाए, दसपुर चले जाए, यानी एक आर्थिक पराभव को भी व्यक्त करता है, व्यापार वाणिज्य के पराभव को व्यक्त करता है, पतन को व्यक्त करता है कि कैसे ये चले जाए। और ये लोग इस रेशम बुनकरों की जो श्रेणियां थी बच्चों, ये सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए दान भी देते थे। इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक और अभिलेख है इंदौर अभिलेख। इंदौर अभिलेख, इंदौर अभिलेख ध्यान रखना आप, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नहीं है, बल्कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। तो बुलंदशहर में ये श्रेणी थी। इंदौर अभिलेख जो था ये बुलंदशहर में था उत्तर प्रदेश के। ये तैलिक श्रेणी थी, यानी तेलियों की श्रेणी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस युग में बेटा पूग श्रेणी दो होती थी। तो श्रेणी जो होती थी वो एक ही परिवार के लोग विभिन्न व्यवसायों को करते थे, और पूग जो है ये पूग भी व्यापार वाणिज्य करती थी, लेकिन एक ही व्यापार करते थे। इस तरह से श्रेणी और पूग को आप देख सकते हैं कि ये जो है व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों से संबंधित। कुल मिला के आपको दिमाग में यही रखना है कि श्रेणियां जो थी ये एक व्यवसाय को करती थी विभिन्न लोगों के सहयोग से। पूग जो है एक परिवार के लोग व्यवसाय करते थे। तो श्रेणी और पूग में अंतर भी स्पष्ट हो गया, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य विकल्पों को आप जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति हरिश्रेणी की रचना है। समुद्रगुप्त के गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के बारे में इसके द्वारा जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। इस पर आप देखो तो अशोक के शांति संदेश भी खुले हुए हैं, लिखे हुए हैं। और इसके अलावा और देखो तो बीरबल के लेख हैं, जहांगीर के लेख हैं इस प्रयाग प्रशस्ति पर। पहले एक कौशाम्बी में था, बाद में इसको इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में लाया गया। एरण अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में एरण है। एरण से हमें सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का ये 510 AD का है। हो सकता है आपको तिथि भी ध्यान में रखनी पड़े, क्योंकि क्रोनोलॉजी भी जरूरी होती है। तो एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। ये किसका अभिलेख है? ये भानुगुप्त नामक शासक का उल्लेख है। भानुगुप्त का ये एरण अभिलेख है। इसमें एक गोपराज नामक सैनिक था, गोपराज। अब देखो बेटा, आने वाले समय में आपको सिर्फ एरण अभिलेख 510 से काम नहीं चलेगा, ये डिटेल भी पूछ सकते हैं कि किस सैनिक का उल्लेख है। भाई उसी चीज को बार बार
पूछेंगे नहीं, लेकिन ये रिलेवेंट है इसलिए इसमें और गूढ़ता में जाएंगे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि उस सैनिक का नाम क्या था, भानुगुप्त का हिरण अभिलेख तो आप याद रखियो, लेकिन अब आपको याद क्या रखना है कि गोपराज नामक सैनिक की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सती प्रथा का पालन किया, सती हो गई। इस तरह से हिरण अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख बेटा ये कलिंग का एक शासक था, खारवेल, खारवेल था, उसी का है। और उसने उस समय के जो समकालीन शक्तियां थी सबको हराया। उसके विजय अभियान की पूरी जानकारी इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। कहा जाता है उसने, खारवेल ने तो दक्षिण में जो है अभियान किया था और पांड्य शासकों से गधों से हल चलवाया था। आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन गधों के द्वारा हल चलवाया था पांड्य राज्य में, पांड्य राज्य में गधों से हल चलवाया था। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैनियों के लिए कहा जाता है कि जैन धर्म का ये प्रथम अभिलेखी साक्ष्य। एक और आपको एक अच्छी जानकारी, 2-3 बातें इसको नोट कर लो जो काफी इंपॉर्टेंट है, भविष्य के क्वेश्चन है। पहली ये कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पहली बार चतुरंगड़ी सेना का अभिलेखीय विवरण है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख को इस तरह से भी आप ध्यान में रखो कि कैसे ये चतुरंगड़ी सेना का पहला अभिलेखीय विवरण प्रस्तुत करता है। इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आने वाले समय में ये सब पूछे जा सकते हैं कि इससे क्या लेना देना है इसका। निम्नलिखित में से तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारीखे फिरोज शाही। अब देखो बेटा, इसमें शम्स-ए सिराज अफीफ भी इस नाम से लिखे हैं, जियाउद्दीन बर्नी भी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी उनकी फुतुहुस सलातीन है, और सिराजुद्दीन अली यज़दी इनकी रचनाएं भी अलग ही। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो तारीखे फिरोज शाही की रचना बेसिकली मानी जाती है कि ये बर्नी की है। कारण क्या है कि अफीफ ने भी इसी नाम से लिखा, लेकिन अफीफ बाद में लिखते हैं, इसलिए जो पहले लिखा उसी का माना जाएगा। तो जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी ने इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आप देखो बहुत महत्वपूर्ण रचना, इसमें बलबन के राजत्व के बारे में विवरण है, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल विवरण है, बलबन पिता तुल्य व्यवहार करता था प्रजा के प्रति, इस बात का वर्णन है। महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर कर दे रहा हूं। इसके अलावा इस विद्वान ने सल्तनत कालीन इतिहास का एक प्रमाणिक विवरण दिया है। आगे आप देखेंगे कि इसके विवरण में कुछ हम खामियां भी देखते हैं, स्पेशली जब हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी योजनाएं थी उनका विवरण देता है। द्वाब में कार्यबद्ध, राजधानी परिवर्तन, कराचिल अभियान, ये सब सारी चीजों को बताता है। यानी जो भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी उन सब का विवरण भी तारीखे फिरोज शाही में बर्नी देता है। इस सल्तनत कालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी इसको दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके विवरण में कुछ गलतियां भी हैं। जैसे ये राजधानी परिवर्तन को दिल्ली से दौलताबाद में कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, वो केंद्र में तो दौलताबाद नहीं था, इसलिए भी इसके विवरण को भी हम देख सकते हैं कि नहीं, दौलताबाद तो केंद्र में है ही नहीं, तो कहाँ से राजधानी हो जाएगी। अब ये केंद्र में थोड़ी है दौलताबाद, केंद्र में तो यहाँ होता तब मानते। इस तरह से इसको भूगोल की जानकारी थोड़ी कम थी, लेकिन कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए जो कहावत है बच्चों, तो उसको आप ध्यान में रखो और जो महत्वपूर्ण चीजें उनको आप ले लो। इसामी की फुतुहुस सलातीन है जिसमें चरखे वगैरह का वर्णन है। साथ ही साथ ये भी देखो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल के बारे में एक महत्वपूर्ण विवरण देता है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये अफीफ भी इसी नाम से लिखता है, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी का विवरण जहां खत्म हो जाता है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी का जो विवरण है वो मोहम्मद बिन तुगलक तक बेसिकली पहुंचता है। उसके बाद जो है अगर आप देखो तो
बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दे पाता है। फिरोज तुगलक के बारे में हमको अन्य जानकारी, अन्य स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको फिरोज तुगलक का जो देता है विवरण देता ही थे, क्योंकि फिरोज शाह की काल में था, ये नाम से ही आप देख लो फिरोज शाही है। लेकिन यह है कि इसके विवरण की जो मुख्य खास बात है तारीख फिरोज शाही की, वो है मोहम्मद बिन तुगलक का विवरण, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का विवरण, बलबन के राजत्व वगैरह का विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो इसलिए इनको भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर ही भोज मंदिर है। ये परमार राजा भोज ने बनवाया था। ये 11वीं सदी में परमार वंश के शासक थे। अभी इनके बारे में बताया, भोज सागर भोपाल इनके नाम पर, और ये काफी विद्वान थे। इनके बारे में कहा जाता है ये विद्वान शासक थे, कवि साहित्यकार थे, और समरांगण सूत्रधार के रचयिता भी थे, लेखक भी थे। तो इसलिए इनका विशेष महत्व है परमार वंश में। इन्होंने रचनात्मक कार्य किए, सार्वजनिक निर्माण कार्य किए, भगवान शिव की मंदिर बनवाए। इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को शिव मंदिर से जाना जाता है, भोज का मंदिर नाम से जाना जाता है, भोज के मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि कैसे इनका था। राणा प्रताप आप जानते हैं, सिसोदिया वंश के। राणा धंग ये जो है चंदेल वंशी महत्वपूर्ण शासक थे। पृथ्वीराज चौहान आप जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, जबकि ये दूसरे युद्ध में, और इसी के साथ चौहान वंश की सत्ता का भी अंत हो गया था। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये पर्सनालिटियां महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को कि देखो बेटा, ये जो पेपर है, ये पेपर कंटिन्यू आपके सामने पेश किया जाएगा। 19 के बाद 18, 18 के बाद 17। इसमें बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। इसलिए आप अगर किसी चीज का हम कम विश्लेषण किए होंगे तो आप ये मत सोचना कि गुरुजी ने विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्नों की मैं चूंकि पूरा प्रश्न हमारे दिमाग में पूरे फहरिस्त में है, तो आने वाले समय में उनको फिर बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनको इस तरह से जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनको हल करते जाओ, तो बहुत सारे प्रश्न तो वैसे ही आपके सही हो जाएंगे। इवन सभी स्टेट और यूपीएससी के पेपर आप हल कर डालो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 100% आप पास कर जाओगे। इवन यूपीएससी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ये 1842 के बुंदेला विद्रोह में हृदय शाह किस स्थान के थे? तो ये हीरापुर के थे। और बुंदेलों का विद्रोह बेटा एक तरह से देखो तो 1842 में जो इनका विद्रोह हुआ, ये 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा स्रोत बना। इन्होंने अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शोषण का विरोध किया और अपने साथियों के साथ उनको लामबंद करके ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, और इस तरह से इतिहास में दर्ज हुए। लेकिन इतिहास में इनको बहुत महत्व नहीं दिया गया। अब जैसे जैसे अनुसंधान हो रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे हमारे जो वीर पुरुष, राष्ट्रवादी पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता से लोहा लिया, जान की परवाह नहीं की, ऐसे लोगों को जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे, उनको फिर से प्रकाश में लाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिसने अपना बलिदान दिया, कम से कम उसको हम जाने, उससे प्रेरणा ले, उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रख के, क्योंकि हमारे देश की ये नायक है, सपूत है, इन्हीं के कारण हम आज आज़ादी की हवा ले रहे हैं। तो इस तरह से इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भोपाल की किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष किया? तो इसमें फाजिल मोहम्मद खान जो थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भोपाल में नेतृत्व किया। आपको बता दें कि भोपाल का नवाब जो था वो तो अंग्रेजों का भक्त, और उनके बारे में आप देखो कि लॉर्ड कैनिंग खुलकर कहता है, जो उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग कहता है बच्चों
कि सिंधिया और भोपाल की रियासतें यदि विद्रोह में शामिल हो गई होती तो हम दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधकर ब्रिटेन चले गए। ये तरंग में अवरोध का काम, यानी विद्रोह रूपी जो तरंग चल रही थी उस तरंग के ये अवरोध थे। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राष्ट्रवादी थे, उनमें से यह है फाजिल मोहम्मद खान जैसे वीर लोग हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भोपाल रियासत के अंदर अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया, नवाब के समर्थन का भी विरोध किया, एक तरह से आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली। तो ये विद्रोह करके अंग्रेजी सत्ता को ललकारे हैं। इसलिए इतिहास में ये दर्ज है कि कैसे हमारे शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। आपको मालूम नहीं बेटा कि कितने लोगों ने आजादी, जो आज हम आजाद देश के नागरिक बने हुए हैं, इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जिंदगी का सुख चैन देश को समर्पित कर दिया। इन्हीं को जानने की आवश्यकता है और सौभाग्य से अब ऐसे लोगों पर अनुसंधान हो रहा है जो रियल बलिदान किए, जो दोनों तरफ की मलाई नहीं खाए, कि स्वतंत्रता आंदोलन के नायक की तरफ, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, उनके साथ भी बैठकर मलाई खाएं और अंग्रेजों के साथ भी मलाई खाएं। दोनों में मीडिएटर की तरह काम करने वाले लोग थे। जैसे एक तो महत्वपूर्ण नाम है तेज बहादुर सप्रू का नाम है, एम जयकर जैसे लोग हैं, ये दोनों में रहते थे। लेकिन ये वीर पुरुष अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी सरल ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लेखक है। ये अगर आप देखो तो 1874 में लिखी गई पुस्तक है, 1873-74 में ये लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको बता दें कि यह हिंदी में लिखी गई है, हिंदी भाषा में। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों को संकलित किया है। इसमें उन्होंने कर्मकांड, रूढ़िवाद, मूर्ति पूजा, जड़ता, अंधविश्वास, इन सब का खंडन किया है। जाति व्यवस्था की निंदा की है। जो महिलाओं से संबंधित बुराइयां हैं उनको उन्होंने समाप्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संगठन आर्य समाज है, इसने और सत्यार्थ प्रकाश यानी भाषा संगठन दोनों मिलकर के भारतीय हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया को शुरू की। इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज में जो अंधविश्वास, जड़ता व्याप्त थी, जातिवाद था, तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ बेटा इनका एक और महत्वपूर्ण, ये भारत के अतीत के गौरव को उद्घाटित करते हैं, वहीं से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। इसलिए नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्य समाज स्थापित किया। आर्य समाज को तो वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय शांति का जन्मदाता मान लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। इन्होंने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को रोका, प्राचीन भारत के गौरव को उद्घाटित किया, भारतीयों में आत्मबल दिया, जाति व्यवस्था की निंदा करके अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात की। प्रगतिशील कितने थे ये। और इन्होंने ऋग्वेद प्रभास से लिखा, अद्वैत वेदांत का खंडन किया, पाखंड खंडनी पताका फहराई आगरा में। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पुनरुत्थान वाली प्रक्रिया की पृष्ठभूमि बनाई और एक तरह से विवेकानंद ने इसको आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1856 में पारित हुआ था। और आप देखो कि ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों का इसमें विशेष योगदान है। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित किया। यानी एक तरह से देखो तो इन्होंने इसके द्वारा नारीत्व की
रक्षा की, विमेनोट की रक्षा की। क्योंकि अगर आप देखो 1829 में नियम नंबर 17वें के तहत सती प्रथा बैन हो गई, प्रतिबंधित हो गई। इसकी जानकारी आपको होगी, ठीक। लेकिन अगर आप किसी को सती नहीं होने दे रहे हो, किसी नारी को आप सती नहीं होने दे रहे हो, तो उसके जीवन में खुशियां कब आएंगी? जब वो फिर से विवाह करेंगे, तभी तो उसके जीवन में खुशियां आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो विवाह नहीं करेगी बेटा, तो नारीत्व यानी सृजनात्मकता, तो मानव जन्मदात्री है नारी, तो उसको आपने सती होने से तो बचा लिया, तो उसके नारित्व को तो सम्मानित करो। और नारित्व को सम्मानित तभी किया जा सकता है जब विधवाओं का पुनर्विवाह हो। क्योंकि समाज में जो दकियानूसी सोच थी, उसके तहत सुचिता के नाम पर औरतों को जल जाना पड़ता था कि अब तुम सती हो जाओ क्योंकि तुम्हारा पति नहीं। तो ये एक बहुत ही घृणित सामाजिक बुराई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से पहले समाज सुधारक के रूप में दर्ज राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। आप देखो कि कैसे संवाद कौमुदी नामक अपने पत्र में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारे लेख लिखे और अंत में इसको बैन कराया। और इस बैन कराने के बाद अगला जो स्टेप हुआ वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों के द्वारा हुआ, जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाया। और अंततः ये एक अधिनियम बन गया कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है। यानी सती प्रथा को समाप्त तो कर दिए, लेकिन अभी नारी गरिमा स्थापित नहीं हुई जब नारित्व को आप सम्मान देंगे, इसलिए विवाह जरूरी था। इस रूप में ये उल्लेखनीय माना जाता है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? देखो बच्चों, बहुत सारे प्रश्न जो 2020 के थे, उनमें से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या में हम इन प्रश्नों को एलेबरेट कर दिए हैं। उन्हीं चीज को बार बार अगर हम रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, बट हर प्रश्न में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैं बताता चलूंगा, जो नया है बिल्कुल। एक बार आप व्याख्या देख लिए तो आप वीडियो यूट्यूब पर ही है, आप उसको देख लो, गुरुजी ने ये व्याख्या कर दी, इसमें ये डिटेल ले लो। तो व्याख्या में और नई चीज आप सीखो, उसको तो आप जान गए, उसी से तो काम होना नहीं है। अब प्रश्न इसमें क्या है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत किया गया। आप देखो कि कैसे मार्ले पत्र लिखता है कि मैं नाग के दांत बो रहे हैं, मैं नाग के दांत बो रहा हूं और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। और आप देखो कि कैसे मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ध्यान रखो यहां, इस पृथक निर्वाचन में बच्चों मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मतदान करेंगे। 1916 में कांग्रेस ने इसको मान्यता दे दी, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, ब्लंडर मिस्टेक था कांग्रेस का, कि उसने लखनऊ समझौते में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली को अनुमति दे दी। इसीलिए एक बड़े हिस्टोरियन आरसी मजूमदार ने लिखा है कि लखनऊ समझौते की तार्किक परिणति 1947 में भारत का विभाजन है। और आरसी मजूमदार की इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते। इस तरह इनको आप देख सकते हो कि कैसे जो है करते थे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से 2019 का पेपर आपके सामने ये रहा। चूंकि 2020 के पेपर में बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए इसको उन्हीं बातों की रिपीटिशन हो। आने वाले प्रश्नों में जो 2018 का पेपर या अन्य पेपर जो आपके सामने आएंगे, उनमें कुछ नई चीजें और डाली जाएंगी। उन्हीं व्याख्याओं को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, ताकि आपका समय भी बचे और नई जानकारी आप इकट्ठा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।